हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें हम अभी तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेनली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला मेथड होता है वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड मेथड होता है इनकम मेथड, और थर्ड जो मेथड होता है दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो अभी तक हम क्या है ये दोनों मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा टॉपिक क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। Okay, so according to this method, national income is estimated in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year। देखो, अभी तक हम जो है वैल्यू एडेड मेथड और जो इनकम मेथड है उसको डिस्कस करते हुए आए हैं। तो हमने क्या देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है कि जब हम किसी भी कंट्री में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है उस सबको टोटल कर दें, एक साल में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है एक कंट्री में उसको टोटल कर दें, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने इनकम मेथड में क्या देखा कि हम एक साल में कितनी फैक्टर इनकम हुई उस कंट्री में उसको अगर टोटल कर दें तो उसके थ्रू हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडिशन का यूज़ होता था, इनकम मेथड में इनकम जो अर्न की जाती थी उसका यूज़ होता था। तो एज़ यूजुअल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा कि आपने एक साल में, ठीक है, एक जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें आपकी पूरी कंट्री के अंदर विद इन द कंट्री कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर किया है उसको टोटल कर दोगे तो वो हमारा कहलाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और इसके थ्रू आप निकाल सकते हो नेशनल इनकम। तो इसमें यही है डेफिनेशन में कि जब हम अपना पूरे ईयर का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं कौन सी गुड्स पे, जो हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस हमें पता ही है, ऑलरेडी हम सेकंड जो हमारा चैप्टर था उसमें डिस्कस कर चुके थे। गुड्स यानी वो सारी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, और सर्विसेज वो सारी चीज़ें जिनको आप ओनली फील कर सकते हो। अब फाइनल गुड्स जो होती हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि आपके कंजप्शन के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं, उनका जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, सीधा बस कंज्यूमर उनको क्या करेगा, यूज़ करेगा। ठीक है, तो यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया पूरे साल में उसको जब आप टोटल कर लोगे तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पे, दैट फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है हमारा उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल गुड्स का जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है कंजप्शन और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। यानी आप जो भी खर्चा करते हो वो दो ही जगह करते हो, या तो आप किसी भी खर्चे को कंजप्शन में करोगे यानी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में या तो आप खर्चा करोगे, या फिर आप कोई भी असेट्स परचेज करने में खर्चा करोगे जो कि आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो मेनली कौन कौन सी जगह होता है, एक कंजप्शन में और दूसरा इन्वेस्टमेंट में। तो इसीलिए ये जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, क्योंकि इसमें कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा इनकम डिस्पोजल मेथड। ठीक है, तो ये तीन इसके नाम हो गए, पहला एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, एंड थर्ड वन इज इनकम डिस्पोजल मेथड। सो estimation of expenditure on the final goods produced during the year is equal to GDP called GDP MP। यानी जब आप टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है पूरे कंट्री में एक साल में अगर आप उसको टोटल कर लेते हो तो उससे आपको क्या मिल जाता है, GDP MP मिल जाती है। ठीक है, और फिर इसको आपको क्या करना पड़ता है, NNP FC में कन्वर्ट करना पड़ता है। GDP MP आपको पूरा एक्सपेंडिचर जो होता है टोटल करके मिल जाती है, और फिर आपको उसको जो कन्वर्ट करना है वो करना है NNP FC में यानी नेशनल इनकम में। तो कैसे कन्वर्जन करना है, सिंपल है, ग्रॉस को नेट में, डोमेस्टिक को नेशनल में, MP को FC में। तो इस तरीके से हमारी नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि हम जो अभी फाइनल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर होता कहाँ है? तो मेनली किसी भी इकोनॉमी में जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो केवल 4 जगह होता है। कौन कौन सी 4 जगह? पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम बोलते हैं सी कंजप्शन, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम जी से डिनोट करते हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम आई से डिनोट करते हैं। और फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट, जिसको कि हम एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। एक्स माइनस एम का मतलब क्या हो गया? एक्स यहाँ पे है एक्सपोर्ट और एम का मतलब यहाँ पे है इम्पोर्ट, ठीक है। तो आपका जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो पहला वाला होता है, उसमें क्या होता है, जो भी कंज्यूमर्स आपके पूरे इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें सी जो आपका कंपोनेंट है वो सब उसमें आ जाता है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, वो भी कुछ खर्चे करती है, वो भी कुछ एक्सपेंडिचर करती है, तो वो आपका सेकेंड वाले पॉइंट जी में आ जाता है। फिर जो थर्ड है उसमें क्या है, जो भी प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका आई में आ जाता है। और जो भी आप नेट एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कुछ चीज़ें जो आप बाहर बेच रहे हो, यानी आपकी चीज़ों पे जो बाहर के लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो आपका आ जाता है नेट एक्सपोर्ट में। तो इस तरीके से फाइनल एक्सपेंडिचर को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। तो अभी इनको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं कि कौन से एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला हमारा क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। जस्ट मैंने अभी बताया कि जो हमारा सी कंपोनेंट होता है, यानी फर्स्ट ये जो कंपोनेंट है वो सी है, तो ये जो सी कंपोनेंट होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे टोटल एक्सपेंडिचर किया है हाउस होल्ड्स ने, ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है उसको ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा जो भी हमारी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो कि केवल सोसाइटी को सर्व करने के मोटिव से वर्क करती हैं, उनके एक्सपेंडिचर को हम इसमें टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनली हमने क्या पढ़ा कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड कंज्यूमर्स वो, और जो भी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर होता है, इन दोनों के जो भी खर्चे होते हैं एक साल के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो आपके आ जाते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। क्लियर? अब देखो हम कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में करते हैं, क्योंकि हम अपना एग्जांपल लें तो हम इसी कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, हाउस होल्ड्स हैं। तो हम देखो, एक तो जो हमारी सर्विसेज होती हैं, कंज्यूमर सर्विसेज, उन पे खर्चा करते हैं, यानी जो भी हमारी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ठीक है, हमारी और जो हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी, इन सब चीज़ों पे हम सर्विसेज को लेते हैं, ठीक है, इन पे खर्चा करते हैं। सेकंड, हमारा जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उन पे हम खर्चा करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी? जिनको कि आप ओनली वन टाइम यूज़ कर सकते हो, यानी जब आपने उसको एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद आप उनको वापस यूज़ नहीं कर सकते। लाइक बटर और मिल्क, जैसे आपने मान लीजिए 250 ग्राम मिल्क है, ठीक है, 250 ग्राम उसकी जो है चाय बनाई, तो इस मिल्क को आप वापस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपकी कहलाती हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनको कि आप ओनली वन टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, लाइक फर्नीचर। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारी ऐसी गुड्स होती हैं जो कि बहुत टाइम तक चलती हैं, यानी जिनका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, वो हमारी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर हो गया, आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये क्या है, एक से ज़्यादा साल के लिए या बार बार आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो यानी कोई भी जो आपका हाउस होल्ड होता है वो इन तीनों चीज़ों पे खर्चा करता है, और इन सब का जो टोटल है वही कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, हमारा सेकंड था गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खर्चे करती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारे खर्चे जो होते हैं वो आ जाएंगे इस वाले पॉइंट में, ठीक है। सो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर on final goods and services by the government, like expenditure on the purchase of goods for consumption by the defense personnel। यानी हमारी गवर्नमेंट जो है
जितना भी खर्चा कर रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हमारे पूरे कंट्री के लिए, वो आ जाएगा हमारा इस वाले हेड के अंदर, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के लिए खर्चा कर रही है, रोड्स बनवा रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, या फिर जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए मनी एक्सपेंड कर रही है, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप, जो भी आप मतलब प्रोड्यूसर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रहा है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, सो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो प्रोड्यूसर ने खर्चा किया वो है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये क्यों किया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, ताकि आप जो है उन चीज़ों को यूज़ करके फर्दर प्रोडक्शन कर सको। जैसे कि अगर किसी फार्मर ने एक ट्रैक्टर ख़रीदा, तो वो ट्रैक्टर क्यों ख़रीदा, क्योंकि वो इस ट्रैक्टर का यूज़ करके बाद में क्या करेगा, जो भी कल्टीवेशन है, ठीक है, कल्टीवेशन करेगा, यानी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। यानी जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्यों एक्सपेंडिचर करते हैं, ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो इनका जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है प्रोड्यूसर्स का, वो दो टाइप का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये भी हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी हो तो आप वहाँ पे वीडियो दे रखी होंगी, तो देख सकते हो। तो इसका जो छोटा मोटा जो मीनिंग है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम कोई भी फिक्स असेट्स को परचेज करने में खर्चा करते हैं, वो हमारा कहलाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फिक्स असेट्स कौन से होते हैं, जो कि आपके फिक्स रहते हैं, जिनको कि आप डेली चेंज नहीं करते हो, जिनको कि आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। यानी आप पिछले 3-4 साल से प्रोडक्शन कर रहे हो और आपने प्लांट एंड मशीनरी जो स्टार्टिंग में लगाई थी, आप ऑब्वियसली उन्हीं का यूज़ कर रहे हो, फ्यूचर में भी करते रहोगे, यानी बार बार चेंज नहीं कर रहे हो। इसके अलावा आप एक ही प्लांट को, एक ही मशीनरी को अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाते हैं आपके फिक्स असेट्स, और इन पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनको जो खरीदने का जो खर्चा होता है, वो आपका कहलाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब सेकंड है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो उससे पहले यहाँ पे ये बताया है कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं हमारे, उन्होंने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कई कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। वैसे तो हम नॉर्मली जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को बहुत सिंपल सा मानते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स ने किया वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स पे जो किया, लेकिन हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली हम हर चीज़ को बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे डिवाइड किया है, पहला होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई प्रोड्यूसर फिक्स असेट्स को खरीदने में खर्चा कर रहा है, तो वो हो जाएगा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ठीक है, यानी अगर कोई हाउस होल्ड, नॉर्मल कंज्यूमर किसी फिक्स असेट्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि मान लो आप जो हो हाउस होल्ड हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स जो हैं कोई भी बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई भी मतलब घर खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, तो वो भी क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो फिक्स असेट्स पे खर्चा हो रहा है। तो ये भी आ जाएगा आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर। तीसरा, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, वो भी आ जाएगा हमारे फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर। गवर्नमेंट कहाँ करती है, जैसे वो रोड्स बनवा रही है, ठीक है, डैम्स बनवा रही है, या कोई इंस्टीट्यूशन बनवा रही है एजुकेशनल, या कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो ये सब क्या हो गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। तो हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग यहाँ पे एकदम क्लियर कर लिया है। अब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली हमारा जो रॉ मटेरियल है और जो भी अनसोल्ड स्टॉक है वो आ जाता है, ठीक है, जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। तो हमारा जो भी प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल पे या आपका जो स्टॉक है उस पे जो खर्चा करता है उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये किसके थ्रू एस्टिमेट किया जाता है, जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो एक्सपेंडिचर के जो क्लासिफिकेशंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब फोर्थ वन इज़ नेट एक्सपोर्ट, यानी चौथे टाइप का जो एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी में वो किसके थ्रू होता है, एक्सपोर्ट्स के थ्रू। यानी एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जब आप अपने यहाँ के कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर कंट्रीज़ में भेज रहे हो,
ठीक है, बाहर कंट्रीज़ में सेल कर रहे हो, दैट इज़ एक्सपोर्ट। और जब आप बाहर के कंट्रीज़ की चीज़ों को अपने कंट्री में लेके आ रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्ट। तो एक्स यानी एक्सटर्नल, बाहर भेज रहे हो, और इम यानी इन, अंदर लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट जो है वो भी आपका एक्सपेंडिचर शो करता है, यानी आपने जितना भी एक्सपोर्ट किया बाहर के कंट्रीज़ में, इट मीन्स उन लोगों ने आपके यहाँ एक्सपेंड किया है, खर्चा किया है। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट्स होते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो ये भी हमारे एक्सपेंडिचर को शो करता है। तो ये 4 कैटेगरीज थी मेनली जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, सो ये जो हमने चारों कैटेगरी पढ़ी, इन सब चारों कैटेगरीज़ के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर हम इनको टोटल कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। और इस जो मेथड को जब हम यूज़ करेंगे तो वो मेथड कौन सा कहलाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ कॉल्ड जीडीपी। यानी आप किसी भी आपकी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आपने जो प्रोड्यूस करी हैं, उन पे आप जो टोटल एक्सपेंडिचर करते हो एक साल के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, जीडीपी एमपी। अब यहाँ पे हम किस चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं, नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी। तो हमें करना क्या है, देखो जीडीपी एमपी हमें कहाँ से मिल जाएगा, सारे टाइप के एक्सपेंडिचर्स को प्लस करके। फिर हम एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जो हम कन्वर्जन करते आते हैं उन कन्वर्जन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन कैसे, ग्रॉस को नेट में करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में, और एमपी को एफसी में। तो देखो यहाँ पे अगर आपको जीडीपी एमपी दे रखी है और आपको क्या करना है, एनडीपी एमपी निकालना है, यानी अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका एनडीपी एमपी निकल के आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब आपको क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो आपका एमपी जो है, मार्केट प्राइस जो है, वो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपका क्या निकल के आ गया, एनडीपी एफसी। अब जब आप एनडीपी एफसी में एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दोगे, यानी डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस कर दिया हमारा, तो क्या बन जाएगा, नेशनल। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया, एनएनपीएफसी। यानी आपको सिंपल कुछ नहीं करना है कन्वर्जन में, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, और एनएफआईए को प्लस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और आपकी जो नेशनल इनकम है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम जरा देख लेते हैं फोकस जोन में। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है उसको, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसको, और जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उन सबको कर दोगे प्लस, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, अब फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो भी आपका जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, प्राइवेट यानी जो कि नॉर्मल पब्लिक करती है, और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी जो कि खर्चा गवर्नमेंट करती है। ठीक है, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी आप जब फिक्स असेट्स पे खर्चा करते हो। फिर चेंज इन स्टॉक, यानी आप जब इन्वेंट्री स्टॉक करते हो, यानी जो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था वो करते हो। ठीक है, अब जो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया वो आ जाएगा। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स, यानी जो हमारी नॉर्मल पब्लिक जो खर्चा करती है किसी भी फिक्स असेट्स पे, वो आ जाएगा। फिर नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं एक्सपेंडिचर की उन सबको आप टोटल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी में जब आप डेप्रिसिएशन प्लस माइनस कर दोगे, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस आपका नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये बन जाएगा एनडीपी एमपी। और जब आप एनडीपी एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो आपका जो एमपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एफसी में, और आपका क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एफसी। हमको पहुंचना कहाँ है, एनएनपीएफसी में, यानी अभी हमको क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स हम क्या करेंगे, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से नॉर्मली कन्वर्जन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा जो भी एक्सपेंडिचर मेथड है इसका ओवरव्यू हमने आज डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया।
अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं। तो इसके लिए अगले वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपको ये जो भी एक्सप्लेनेशन है वो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।